ईडन गार्डन कोलकाता के मैदान पर जहां पर कुछ इस तरीके की बाउंड्री डायमेंशन तो कुछ इस तरीके की मिक्स सॉइल की पिच हमको देखने को मिलती है। जहां पर निश्चित तौर पर अगर मिक्स सॉइल की पिच होगी तो वहां पर ब्लैक सॉइल और रेड सॉइल दोनों का कंटेंट आपको देखने को मिलेगा और उसमें कौन सा कंटेंट यहां पर काफी हद तक डोमिनेंस फैक्टर अपना शो करेगा और उसकी वजह से पिच के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है और इवन अगर सेकंड इनिंग के अंदर ओस भी गिरती है तो क्या उसका इफेक्ट वहां पर बना रहेगा या वो हट जाएगा। उसको समझने के लिए तो आगे पिच रिपोर्ट का बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो के अंदर का पिच रिपोर्ट देख लिया तो काफी हद तक आपको वहीं पर क्लियर हो जाएगा कि किस इनिंग की बॉलिंग अगर किसी टीम की हुई तो वहां से कैसे बॉलर आपको अपनी टीम में लेकर के जाने हैं। बाकी पूरा वीडियो अगर आप देखेंगे, जो कि फिलहाल निश्चित तौर पर है कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होने वाले आज के इस मैच का, जो कि निश्चित तौर पर खेला जाएगा 2 अप्रैल को शाम को 7:30 बजे से। आपको बता चुका हूं ईडन गार्डन कोलकाता के मैदान पर, जबकि दोनों टीमें अपना पहला मुकाबला जो खेल करके आई हैं 200 प्लस का स्कोर खड़ा करने के बावजूद डिफेंड नहीं कर पाई और बुरी तरह से हार करके यहां पर पहुंची हैं। जहां पर आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि ईडन गार्डन कोलकाता का मैदान जहां पर लाल मिट्टी और काली मिट्टी की मिक्स सॉइल वाली पिच देखने को मिलती है, लेकिन इस पिच के ऊपर चूंकि 65 से 75% कंटेंट जो होता है वो ब्लैक के क्ले सॉइल का होता है, जबकि बाकी बचे हुए 25 से 35% वो रेड सॉइल का होता है। तो निश्चित तौर पर जो एक डोमिनेंस है वो काली मिट्टी का, वो काफी हद तक इसको एक स्पिन फ्रेंडली नेचर प्रोवाइड करवा देता है। लेकिन ये जो स्पिन फ्रेंडली नेचर है वो तभी तक बना रहता है जब यहां पर ड्यू सेकंड इनिंग के अंदर यानी कि ओस नहीं आती है। लेकिन जो एक कॉमन इफेक्ट यहां पर वैसे भी बना रहेगा, भले ही ओस आ जाए, वो क्या रहेगा थोड़ा सा उसको आगे हम वीडियो के अंदर समझेंगे। लेकिन एक निश्चित तौर पर जो कॉमन चीज है वो काफी हद तक बनी रहेगी कि पिच यहां पर मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ स्लो होती चली जाएगी। लेकिन जैसा मैं आपको बता चुका हूं उसमें ओस का एक बड़ा फैक्टर रहेगा, जो कि आज के इस मैच में आने वाला है या नहीं उसकी संभावना लगभग ना के बराबर है। लेकिन अगर ओस यहां पर आती भी है, उसमें भी अगर आप जाकर के देखें तो 7 मैचेस यहां पर T20 वर्ल्ड कप के अभी फरवरी मार्च महीने के अंदर कंक्लूड हुए और उन 7 मैचेस में अगर आप देखें जिनका स्कोर कार्ड आपके सामने है उसमें 4 बार पहले बैटिंग करने वाली टीमें जीती, 3 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीमें जीती। और अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज हो क्रिकेट मैचेस का जिसमें ओस अगर ग्राउंड के ऊपर आती है तो उसका इफेक्ट क्या पड़ता है, निश्चित तौर पर गेंद गीली होती है, स्किड करके बल्ले पर आसानी से आती है और मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ बैटिंग और आसान होती चली जाती है। तो रिजल्ट तो निश्चित तौर पर बैटिंग सेकंड करने वाली टीमों के पक्ष में आना चाहिए, जिसका उल्टा यहां पर आपको दिखाई पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर एक कंक्लूजन बनता है इस पिच के बारे में वो यही कि ब्लैक सॉइल का जो हाई कंटेंट है इस पिच के अंदर वो काफी हद तक डोमिनेट करता है और पिच को आगे बढ़ने के साथ साथ मैच के स्लो करता है, जिसमें 33 विकेटें स्पिनर्स को मिली उन 7 T20 वर्ल्ड कप के मैचेस में। पहली इनिंग में 19 और चूंकि ओस आ रही थी तो सेकंड इनिंग में स्पिनर्स का कोई खास रोल बन नहीं पा रहा था, लेकिन पेसर्स का रोल बन पा रहा था जिन्होंने जो टोटल 7 विकेटें निकाली, 24 विकेटें पहली इनिंग में, 36 विकेटें सेकंड इनिंग में। और इसी वजह से पहले बैटिंग करने वाली टीमों ने फिर भी ओस आने के बावजूद ज्यादातर मैचेस जीते। हालांकि आखिरी मैच जो हुआ था साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का, उसको तो न्यूजीलैंड की टीम ने वन साइडेड 9 विकेट से जीता था और उसके पहले के भी सारे मैचेस अगर आप देखें तो काफी हद तक आप कह सकते हैं कि हाई स्कोरिंग मैचेस यहां पर देखने को मिले। लेकिन आज के मैच में जो पिच मिलेगी उसका नेचर तो कुछ हद तक वही होगा जो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं और ओस का जो एक इफेक्ट है वो आज शायद ना बने, लेकिन निश्चित तौर पर टॉस के बाद ही उसका मैं कंफर्म अपडेट आपको दे पाऊंगा। तो जैसी भी पिच होगी आज की इस मैच की वो कैसी है उसका पिक्चर आपको मैं शेयर करूंगा, बाउंड्री डायमेंशन की पिक्चर दोबारा शेयर करूंगा टेलीग्राम पर, और साथ ही साथ पिच के बारे में वो सारी इंफॉर्मेशन देते हुए जो भी मेरी अपनी इस मोहल्ले की फाइनल टीम बनेगी वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर बताऊंगा। तो जाकर के दोनों को ज्वाइन जरूर करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स यहाँ पर लास्ट मिनट पर आपको मिलते हैं। नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर भी लिंक आपको देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम का भी और व्हाट्सएप चैनल का भी, जाकर के क्लिक दोनों को कर लीजिए। फिलहाल आगे आइए और बात करते हैं प्लेइंग 11 या बैटिंग ऑर्डर की, जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से पिछले मैच में खेली थी और मोस्ट प्रोबेबली आज भी खेलेगी, जहां पर फिन एलन और रहाणे ने ओपन किया था, ग्रीन नंबर 3 पर आए थे जो बॉलिंग नहीं कर रहे फिलहाल। बाकी अंगक्रिस रघुवंशी ने विकेट कीपिंग बैटिंग करी, रिंकू सिंह जो कि कप्तान भी बाद में बन गए थे चूंकि रहाणे को चोट लगी थी वो बाहर चले गए थे, फिलहाल तो अभी वाइस कप्तान है रमनदीप सिंह है। और उसके अलावा आप देखेंगे तो अनुकूल सुधाकर रॉय और इसके बाद सुनील नरेन है, वैभव अरोड़ा है, ब्लेसिंग मुजरबानी है, वरुण चक्रवर्ती हैं, इनकी बॉलिंग के जम करके पिटाई हुई थी, जहां पर एक इंपैक्ट सब्स्टिट्यूट के तौर पर कार्तिक त्यागी को भी लेकर के आया गया था। और ये एक राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है, वहां पर थोड़ा गलती से लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर लिख दिया है मैंने, राइट आर्म फास्ट बॉलर जो कि 145 प्लस की बॉलिंग कर लेते हैं, ये रिप्लेस हुए थे फिन एलन की, जहां पर और प्लेइंग 11 में एज अ बॉलर बाद में आ गए थे। और उसके बाद इनका जो बेंच है उसके बावजूद उसको भी अगर आप देखें तो टीम तो काफी मजबूत दिखने में लगती है। बॉलिंग इस टीम की काफी हद तक एक मेजर कंसर्न निकल करके आई है, जो कि पथिराना वो भी फिलहाल अभी तक अवेलेबल हो नहीं पाए हैं। और बाकी इनके पास जो बॉलिंग पिछले वाले मैच में हुई, जो कुल टोटल 6 बॉलरों ने बॉलिंग करी, उसमें अनुकूल रॉय ने 2 ओवर करा, सुनील नरेन ने 3 ओवर किया। कैप्टनसी का भी काफी मेजर इशू देखने को मिला, जो कि सुनील नरेन से पूरे 4 ओवर लोग कराया ही नहीं। और उसके अलावा वैभव अरोड़ा, ब्लेसिंग मुजरबानी
वरुण चक्रवर्ती और कार्तिक त्यागी ने जिस जिस ओवर में आकर के बॉलिंग करी, उसके बेसिस पर उस नंबर्स को देखकर क्या समझ सकते हैं कि कौन पावर प्ले में कर रहा है, कौन कहां पर डेथ में कर रहा है, कितने ओवर, वो सारे आंकड़े आप यहां पर देख करके समझ सकते हैं कि किस बॉलर की क्या इंपॉर्टेंस है। बाकी ओवरऑल तो आपको पता ही है कि वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण, ये दो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पिनर इस टीम के अंदर हैं। हालांकि वरुण चक्रवर्ती का रिसेंट फॉर्म रिसेंटली बहुत ही खराब चल गया है। बिलसिंग बुजरवानी भी कुछ खास नहीं कर पाए पिछले मैच में, वैभव अरोड़ा भी कुछ खास नहीं कर पाए, काफी पिटाई हुई इनकी। बाकी परफॉर्मेंस ओवरऑल क्या रही वो तो आप आगे देखेंगे, लेकिन उसके पहले अगर आपको देखना है तो करियर के आंकड़े भी आप देख कर रखिए। टॉप के जो 17 प्लेयर्स हैं जिनमें से प्लेइंग 11 बनती दिखाई पड़ रही है, उन 17 प्लेयर्स के करियर के सारे आंकड़े आपके सामने हैं। और इसको भी देख लेने के बाद अगर आप आगे आए और रीसेंट फॉर्म की तरफ चलें, जहां पर आपके सामने सबसे पहले तो आपको मैं बता चुका हूं कि एक मैच ये टीम खेल चुकी है और उसमें 200 प्लस का स्कोर खड़ा करने के बावजूद अपनी खराब बॉलिंग की वजह से भी आप कह सकते हैं बुरी तरह से हार करके यहां पर पहुंची है मुंबई के खिलाफ। और वो मैच था वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के अंदर। और पहले मैच की जो परफॉर्मेंस निकल करके आई वो अगर आप यहां पर देखें प्लेयर्स की, खास करके तो रहाणे ने तो 67 रन बना दिए, लेकिन 37 रन फिन एलन ने भी बनाए थे और दोनों के दोनों इसके पहले काफी अच्छे फॉर्म में रहे थे। तो इन दोनों को लेकर के तो कोई डाउट बनता दिखाई फिलहाल पड़ नहीं रहा। लेकिन उसमें एक चीज आपको देखनी पड़ेगी कि जो पिच मिलेगी उसके बारे में काफी सारी चीजें तो आपको मैंने पीछे बता दी हैं, लेकिन उस पर कितनी ग्रीनरी होगी, पिच के ऊपर घास की जो परत होगी वो कितनी ग्रीन होगी, कितनी मात्रा में होगी, वो भी देखना जरूर होगा। तो निश्चित तौर पर उसके बेसिस पर इन दोनों में से हम किसी न किसी को ड्रॉप भी कर पाएंगे अगर पहली इनिंग की बैटिंग हुई। फिलहाल तो ये दोनों सेफेस्ट ऑप्शन है। इवन कैमरन ग्रीन को भी आपको मिस नहीं करना चाहिए, पिछले मैच 18 रन ही बना पाए, लेकिन निश्चित तौर पर चूंकि बॉलिंग नहीं कर रहे और इसी वजह से इनको कप्तान है बस कप्तान बनाना वो थोड़ा सा रिस्की ऑप्शन होगा। बाकी अंगक्रश रघुवंशी ने शानदार 51 रन बनाए, 33 नाबाद की एक बहुत ही अच्छी ठीक ठाक पारी खेल गए रिंकू सिंह। उसके बाद की इनकी बैटिंग उस कैपेबिलिटी वाली है नहीं कि उनके बारे में आप कंसिडर भी करें, लेकिन कम से कम इनका टॉप ऑर्डर देखें और प्लस 200 प्लस का स्कोर खड़ा करके टीम आई है पिछले मैच में, तो निश्चित तौर पर बैटिंग तो काफी बेहतर फॉर्म में है, इसमें कोई डाउट है नहीं। लेकिन बॉलिंग की बात करें, जहां पर नरेन ने एक विकेट लिया, एक विकेट वैभव अरोड़ा ने लिया, ब्लेसिंग बुजरवानी और वरुण चक्रवर्ती तो विकेट लेस गए, कार्तिक त्यागी ने एक विकेट लिया, लेकिन जिन लोगों ने विकेट भी लिया ना वो उतना इफेक्टिव दिखे ही नहीं सुनील नारायण के अलावा। तो बॉलिंग में केवल एक ही भरोसेमंद ऑप्शन यहां पर सुनील नारायण के तौर पर दिखाई पड़ रहा है। हालांकि वरुण चक्रवर्ती को भी निश्चित तौर पर आप इग्नोर तो नहीं कर सकते, स्पेसिफिकली अगर वो प्लेइंग 11 के अंदर हैं। और जो सामने टीम है निश्चित तौर पर सनराइजर्स हैदराबाद की, वो स्पिन खेलने को लेकर के थोड़ी सी रहती तो है कमजोर, तो निश्चित तौर पर उस कंडीशन में देखा तो वरुण चक्रवर्ती भी काफी अच्छा ऑप्शन बन जाते हैं, भले ही निश्चित तौर पर फॉर्म में नहीं है। बाकी हमको देखना पड़ेगा कि तेज गेंदबाजी में क्या लोग वैभव अरोड़ा को, ब्लेसिंग बुजरवानी को और कार्तिक त्यागी को ही रखते हैं या कोई दूसरा निश्चित तौर पर कंपोजिशन ट्राई करते हैं। लेकिन अगर यही खेलते हैं तो इसमें से आप और किसको लेकर के जा सकते हैं? रिसेंट फॉर्म तो आपने देख ही लिया है कि कौन कितने बेहतर फॉर्म में, जिसमें चारों टॉप ऑर्डर के बैटर्स, इवन पांचों बैटर्स कैमरन ग्रीन को छोड़ करके वो काफी बेहतर दिखाई पड़ रहे हैं। स्पिनर्स तो दोनों आपके टीम में होने ही चाहिए। तेज गेंदबाजों के बारे में थोड़ा सा और कंक्लूसिव निश्चित तौर पर रिजल्ट निकालने के लिए कि किसको लेके जाएं आगे, अगर आप आए हेड टू हेड क्या कर देखें तो सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ सुनील नारायण के 18 मैच में 21 विकेटें हैं और उसमें वरुण चक्रवर्ती के 13 मैच में 14 विकेटें हैं। और ये दोनों जो बॉलर्स हैं ना लेफ्ट हैंडर्स को बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं और आपको सभी को पता है कि टॉप 3 हैदराबाद का क्या है, लेफ्ट हैंडर्स का है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर वैभव अरोड़ा के भी 6 मैच में 8 विकेटें हैं, लेकिन ये सेकंड इनिंग में ज्यादा इफेक्टिव रहे हैं, जिसमें हम इनके वेन्यू के भी आंकड़े आगे चल करके देखेंगे। ब्लेसिंग बुजरवानी तो पहली बार खेलेंगे, कार्तिक त्यागी तो गेम से यहीं पर बाहर हो जाते हैं। हालांकि जो इन्होंने पेस पिछले मैच में दिखाई थी और बॉलिंग ठीक ठाक कर रहे थे, पीटे जरूर थे लेकिन बॉलिंग ठीक ठाक कर रहे थे, ये एक बहुत अच्छे ट्रम्प ऑप्शन हो सकते हैं। बाकी बैटिंग में तो हमने काफी हद तक चीजें पीछे ही समझ ली हैं। आंकड़े अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, बैटिंग के भी आंकड़े ओवरऑल हेड टू हेड में भी काफी अच्छे हैं सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ इन कोलकाता के प्लेयर्स की। और इसको देखने के बाद अगर आप इनके होम ग्राउंड के नंबर्स देखें कि इस वेन्यू पर किस तरह की परफॉर्मेंसेज रही हैं, तो यहां पर भी 27 का बैटिंग एवरेज रहाणे का है। और फिन एलन ने अभी जो वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच हुआ था न्यूजीलैंड का, उसमें सेंचुरी लगाई थी। पिच रिपोर्ट में आपने आखिरी मैच का स्कोर कार्ड देखा था ना, वहीं पर तो फिन एलन इस ग्राउंड पर एक मैच खेलकर 100 रन बना चुके हैं। कैमरन ग्रीन इस मैदान पर एक मैच में 6 रन है, 2 विकेट है। बॉलिंग करेंगे कि नहीं करेंगे अभी तक यही क्लैरिटी है कि नहीं करेंगे, बल्ले से तो ये नहीं चल पाए। बाकी अंगक्रश रघुवंशी 24 के एवरेज से, रिंकू सिंह यहाँ पर 38 के एवरेज से रन बनाते रहे हैं। और बाकी रमनदीप और अनुकूल की तो यूटिलिटी है ही नहीं। लेकिन निश्चित तौर पर सुनील नारायण यहाँ पर 66 मैचेस खेल चुके हैं, 73 रन बना चुके हैं। वरुण चक्रवर्ती के 24 मैच में 34 विकेट यहाँ पर हैं, 15 मैच में 20 विकेट यहाँ पर वैभव अरोड़ा के हैं। और बाकी ब्लेसिंग बुजरवानी, कार्तिक त्यागी और बाकी प्लेयर्स के भी आंकड़े यहाँ पर देख तो सकते हैं। लेकिन फिलहाल मुझे तो नहीं लगता कि ये टीम कोई चेंज करेगी अभी फिलहाल सेकंड मैच के अंदर। लेकिन ओवरऑल अगर आप यहाँ पर समझने जाएं तो सुनील नारायण और ब्लेसिंग बुजरवानी, वरुण चक्रवर्ती दो बेस्ट ऑप्शन तो हैं एज अ बैटर जिनको आप पिक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर मैं फिन एलन को और रिंकू सिंह को भी हाईली रेट करूंगा, जिनको आप सीधे टीम में लेकर
के जा सकता है, लेकिन जो फाइनल कंक्लूजन आपको निकालना है वो रहाणे, कैमरन ग्रीन और अंगक्रिस रघुवंशी में से किसी 2 प्लेयर को आपको लेकर के जाना है। अगर आप रिसेंट फॉर्म पर जाएंगे तो निश्चित तौर पर अंगक्रिस और अजिंक्य रहाणे 2 बेस्ट ऑप्शन है, वरना आपके पास कैमरन ग्रीन का भी ऑप्शन है। मेरा तो यही सजेशन होगा कि ये जो 5 आपको ऑप्शंस मैं बता चुका हूं, इन्हीं 5 के साथ जाइए। बाकी फाइनल डिसीजन लीजिए कि आपको यहां पर रहाणे चाहिए टीम के अंदर या अंगक्रिस चाहिए। मैं रहाणे के साथ जाना प्रेफर करूंगा। अंगक्रिस के साथ एक निश्चित तौर पर एडवांटेज है कि वो विकेट कीपिंग के पॉइंट्स देंगे और प्लस बैटिंग में तो अच्छे फॉर्म में है ही। और बाकी बॉलिंग में एक और फाइनल डिसीजन आपको लेना पड़ेगा कि वैभव अरोड़ा या कार्तिक त्यागी में से आप किसको पिक करना चाहेंगे, या भले ही अभी पिछले मैच में ब्लेसिंग मेजरबानी नहीं चले लेकिन वर्ल्ड कप में तो बहुत अच्छा खेल करके आए हैं, इनको पिक करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे, वो काफी हद तक तय होगा निश्चित तौर पर पिच रिपोर्ट देखने के बाद और किस इनिंग की बॉलिंग होगी उसके बाद। तो वो तो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करवा दूंगा। फिलहाल सारे नंबर्स और किस तरह की यूटिलिटी प्लेयर्स की है वो तो आप यहां पर देख चुके हैं, और उसके बाद वीकनेसेस भी देखने आए प्लेयर बैटल में। तो जो अजिंक्य रहाणे हैं वो हर्षल पटेल की 30 गेंदे पर 48 रन बना करके एक बार आउट हो चुके हैं, लेकिन जयदेव उनादकट ने इनको ठीक ठाक परेशान किया है। ठीक ठाक क्या, बहुत ही बुरी तरह से परेशान किया है। 4 बार आउट किया है केवल 39 बॉलों पर। बाकी ऑफ स्पिन और लेग स्पिन और ओवरऑल स्पिन पर ये फंसते हैं, उसमें कोई डाउट है नहीं। और बाकी फिन एलन की बात करें तो डेविड पेन पर और ओवरऑल बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी पर ये फंसते हैं और ऑफ स्पिन पर भी फंसते हैं। इवन ये तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पर भी कमजोर हैं। तो सामने की टीम में अगर आप देखेंगे स्पिनिंग ऑप्शन है तो वो उतना बेहतर है नहीं। हालांकि हर्ष दुबे हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन एक होंगे, जिनके बारे में आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल बाकी कैमरन ग्रीन की भी बात करें तो हर्षल पटेल बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी और ऑफ स्पिन, तो जो एक कॉमन ऑप्शन दिखाई पड़ रही है ऑफ स्पिन और बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी, वो इस टीम के खिलाफ काफी यूजफुल हो सकते हैं। इवन मैं तो यहां पर लेग स्पिन को भी इंक्लूड करूंगा, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को भी इंक्लूड कर दूंगा, वो निश्चित तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। जिसमें रिंकू सिंह और रमनदीप के भी आंकड़े अगर आप देखने जाएं तो वो भी यहां पर आप देख सकते हैं। तो ओवरऑल जो कंक्लूजन हमारा बना कि टीम तो बड़ी अच्छी है कोलकाता नाइट राइडर्स की, बॉलिंग कमजोर है और निश्चित तौर पर या तो रहाणे और या तो आपको अंगक्रिस में से एक लेकर के जाना है। बाकी जो बाकी के प्लेयर्स हैं, चाहे फिन एलन हो चाहे वो कैमरन ग्रीन हो, रिंकू सिंह हो, वो आपको निश्चित तौर पर टीम में लेकर के जाने हैं। जिसमें दोनों स्पिनर्स भी सुनील नारायण और जो इंडियन स्पिनर है वरुण चक्रवर्ती, वो भी आपके टीम में होने चाहिए। तेज गेंदबाजों को लेकर के जाना है या नहीं जाना है वो आपको मैं टॉस के बाद निश्चित तौर पर ये देखने के बाद कि पिच कैसी है वो आपको मैं क्लियर कर दूंगा। बाकी फिलहाल आप देख लीजिए यहाँ पर दूसरी जो टीम है सनराइजर्स हैदराबाद की, इनका प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर, और पिछले मैच में आपको पता ही होगा ट्रेविस हेड इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर बाहर गए थे। हालांकि ये रेगुलर प्लेइंग 11 में ही खेले थे लेकिन इन्हीं को बाहर किया गया था। तो और इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर हर्ष दुबे को लेकर के आया गया था और उसके बाद माफ करिएगा ईशान मलिंगा को लेकर के आया गया था। और बाकी जो इनका ओवरऑल प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर है वो तो आपको दिखाई पड़ ही रहा है, बैटिंग इनकी भी बहुत ही तगड़ी है। और उसके बाद बॉलिंग में देखें तो यहाँ पर हर्ष दुबे हैं, हर्षल पटेल हैं, डेविड पेन हैं, जयदेव उनादकट हैं, ईशान मलिंगा, और इनकी भी बॉलिंग पिछले मैच जम करके पीटी थी। तो निश्चित तौर पर परफॉर्मेंस क्या निकल करके आई थी वो आगे आप देखेंगे। बाकी बेंच आप यहाँ पर देख सकते हैं और जो बॉलिंग पिछले मैच में कुल टोटल 6 बॉलर्स ने करी थी वो भी यहाँ पर आप देख सकते हो, और किसने किस ओवर में बॉलिंग किया, कितनी बढ़िया परफॉर्मेंस की, परफॉर्मेंस तो आगे आप देखेंगे लेकिन किस ओवर में बॉलिंग किया वो आप यहां पर देख पाएंगे। जिसमें एक बात क्लियर है कि पावर प्ले और डेथ ओवर की बॉलिंग उनादकट भी करेंगे, डेविड पेन भी करेंगे, नीतीश कुमार रेड्डी पिछले मैच में जरूर 2 ओवर पावर प्ले के कर गए थे लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज दोबारा करेंगे, लेकिन करेंगे तो आप निश्चित तौर पर नंबर्स तो देख ही पा रहे हैं जो इन्होंने पिछले मैच में किया था। हर्ष दुबे आपको मिडिल ओवर्स में दिखाई पड़ेंगे, वही ईशान मलिंगा भी करेंगे, हर्षल पटेल भी आपको मिडिल ओवर और डेथ ओवर की बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे। बाकी करियर के आंकड़े वो भी अगर आपको देखने हैं तो जरूर देख लीजिए, जिसमें निश्चित तौर पर जिसान अंसारी हो गए और इवन यहाँ पर हर्ष दुबे हो गए। और अगर आपको जानना ईशान मलिंगा, डेविड पेन के बारे में तो इनके भी नंबर्स आप देख सकते हैं। शिवम मावी, सलिल अरोड़ा जो कि अभी डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंसेस देकर के आए हैं, इनके भी नंबर्स आप देख सकते हैं। हालांकि हमारे स्मॉल लीग के पर्सपेक्टिव में वो उतने खरे नहीं उतर पाते, उनको लेने की जरूरत भी आपको नहीं है। लेकिन अगर आप रिसेंट फॉर्म की तरफ आगे बढ़ें, जैसे कि आपको पता कि ये टीम भी 200 प्लस का स्कोर खड़ा करने के बावजूद पिछला मैच हार करके यहाँ पर पहुंची है। जिस आरसीबी के खिलाफ तो ट्रेविस हेड तो नहीं चले थे पिछले मैच में, इवन अभिषेक भी नहीं चले थे, लेकिन ईशान किशन ने अपना फॉर्म बरकरार रखा 80 रन बनाने के साथ। नीतीश रेड्डी ना तो बैटिंग से चले ना तो बॉलिंग से। बाकी हेनरिक क्लासन भी 31 रन की एक अच्छी पारी खेल गए, एक कमाल के कैच पर आउट हुए थे। बाकी अनिकेत वर्मा ने शानदार 43 रन की पारी खेली और उसके अलावा हर्ष दुबे ने 3 रन बनाए और 1 विकेट लिया, और उसके साथ साथ डेविड पेन ने 2 विकेट लिया। जबकि वहीं पर देखें तो हर्षल पटेल विकेट लेस गए थे और 1 विकेट जयदेव उनादकट ने लिया था। और पीछे जो हमने बैटर्स की वीकनेसेस देखी थी, जिसमें पिछले मैच ईशान मलिंगा भी खेले थे, विकेट नहीं ले पाए थे,
लेकिन जो हमने अभी पीछे कोलकाता के बैटर्स की वीकनेसेस देखी है, जिसमें एक बाएं हाथ का तेज गेंदबाज, एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर, हालांकि नंबर्स में वो चीज़ नहीं थी लेकिन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हमेशा यूजफुल रहेगा, आपको मैं बता रहा हूँ सीधे सीधे कोलकाता के खिलाफ। और बाएं हाथ का एक और तेज गेंदबाज जो कि उनादकट परेशान करते रहे हैं निश्चित तौर पर सामने वाली टीम के बल्लेबाजों को, ये तीन तो वैसे ही हमारी टीम में आ जाते हैं। और क्लासन और साथ ही साथ ईशान किशन को लेकर के कोई डाउट है नहीं, लेकिन क्या आप ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा को लेकर के जाएंगे या ड्रॉप करेंगे? ईशान मलिंगा कैसे ऑप्शन हो सकते हैं, हर्षल पटेल भी कैसे ऑप्शन होंगे, वही समझ निकले थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। और हेड टू हेड के आंकड़े अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हर्ष दुबे देखिए एक मैच खेल करके 3 विकेट ले चुके हैं कोलकाता के खिलाफ। इवन अगर आप देखें तो यहाँ पे जो इनके एक और प्लेयर है ईशान मलिंगा, ये भी एक मैच खेल करके 3 विकेट ले चुके हैं कोलकाता के खिलाफ। तो दोनों ही बड़े इंटरेस्टिंग डिफरेंशियल ऑप्शन दिखाई पड़े, तो ईशान मलिंगा को आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, ज्यादा सेफ होगा। चूंकि उनादकट के नंबर अगर आप देखें ना तो 14 मैच में 10 ही विकेट है। ये अजिंक्य रहाणे को तो परेशान करते रहे, लेकिन इनके पास वो पेस नहीं है कि बाकी बैटर्स को परेशान करे। अब ये मैं नहीं कहूंगा कि विकेट नहीं ले पाएंगे, हो सकता है आज 5 विकेट लेकर के जाएं, लेकिन फिलहाल अभी जो लॉजिकल एनालिसिस है उसके बेसिस पर हर्ष दुबे और डेविड पेन तो दो बढ़िया ऑप्शन मेरे पास मौजूद हैं। ईशान मलिंगा को भी आप तीसरे बॉलिंग ऑप्शन के तौर पर इस टीम की तरफ से ट्राई कर सकते हैं। और निश्चित तौर पर क्लासन को लेकर के और ईशान किशन को लेकर के तो कोई डाउट है ही नहीं, नंबर्स भी आपके सामने हैं। और उसी में एक और चीज इंक्लूड कर दे ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा के नंबर्स को, तो हेड तो काफी बढ़िया परफॉर्म करते रहे हैं कोलकाता के खिलाफ। हालांकि अगर आप देखें तो ईशान अभिषेक शर्मा वो कुछ खास कमाल नहीं कर पाए हैं, लेकिन उन दोनों को भी बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी परेशान करती है, ये बात आप सभी को पता है। जो कि सामने की टीम में अगर आप जाकर के देखेंगे तो ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं। तो टॉप ऑर्डर की बैटिंग इनकी काफी इंपॉर्टेंट आज के इस मैच में होगी। बाकी इस मैदान पर एक मैच खेल करके ट्रेविस हेड के 4 रन है, लेकिन इस मैदान पर अभिषेक शर्मा के आंकड़े बड़े अच्छे हैं। और बाकी इवन ईशान किशन भी यहाँ पर 25 के एवरेज रन बनाते रहे हैं। क्लासन के नंबर यहाँ पर काफी शानदार है, हर्षल पटेल भी यहाँ पर काफी बेहतर खेलते रहे हैं, लेकिन उनादकट के नंबर यहाँ पर भी बिलो द एवरेज है। अब हर एक प्लेयर को तो अपनी टीम आप लेकर के जा नहीं पाएंगे, तो मेरे हिसाब से ईशान मलिंगा के साथ साथ डेविड पेन और हर्ष दुबे तो 3 इंपॉर्टेंट ऑप्शन हैं ही। बाकी क्लासन, ईशान किशन और ट्रेविस हेड या अभिषेक शर्मा में से कोई एक आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर पूरी तरह से सेफ खेलना चाहते हैं तो हर्ष दुबे की जहां पर आप हर्षल पटेल या उनादकट को भी लेके जा सकते हैं। मैं तो वहां पर हर्ष दुबे को ही प्रेफर करूंगा निश्चित तौर पर। तो ये क्लियर करने के बाद बाकी प्लेयर बैटल भी अगर आप देखें एसआरएच के प्लेयर्स की, तो ट्रेविस हेड, सुनील नारायण की ऑफ स्पिन पर 19 गेंद पर 19 रन बना करके एक बार आउट हुए हैं। वरुण चक्रवर्ती पर 2 गेंद पर 1 रन बना करके एक बार आउट हुए हैं। ऑफ स्पिन और लेग स्पिन और ओवरऑल स्पिन बॉलिंग इनको परेशान करती है, जो कि आपने वर्ल्ड कप में अभिषेक शर्मा के साथ भी देखा था, लगातार ऑफ स्पिनर्स पर विकेट दे रहे थे। वरुण चक्रवर्ती पर भी एक बार आउट हो चुके हैं, एक बार बिलसिंग मुजरवानी पर भी आउट हो चुके हैं, 6 बार लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पर आउट हो चुके हैं। ईशान किशन के नंबर आप देखें तो ये भी ऑफ स्पिन पर फंसते हैं। वरुण चक्रवर्ती और लेग स्पिन पर भी इनके नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो स्पिन बॉलिंग काफी हद तक, जो कि आपको मैंने क्लियर किया था उसी टाइम पर जब हम कोलकाता की टीम को एनालाइज कर रहे थे और समझ रहे थे कि वरुण चक्रवर्ती को लेकर के जाना है या नहीं जाना है, तो नंबर्स और लॉजिक्स जो हैं वो काफी हद तक क्लियर तो कर देते हैं कि हमको दोनों ही कोलकाता के स्पिनर्स को रखना ही चाहिए। तेज गेंदबाजी में किसको लेकर के जाना है वो टॉस के बाद डिसाइड करना चाहिए। बाकी वही सेम चीज आपको मैं यहां भी कहूंगा, क्योंकि एसआरएच के पास स्पिन अटैक उतनी अच्छी नहीं है, तो हर्ष दुबे निश्चित तौर पर एक इंपॉर्टेंट नाम तो रहेंगे, लेकिन उसी में निश्चित तौर पर बैटर्स कौन कौन से फाइनली लेकर के जाने ही हैं वो बता चुका हूं। डिसाइड जो बाकी फाइनल ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा को लेकर के करना है, या हर्षल पटेल, ईशान मलिंगा या हर्ष दुबे में से किसी 2 को लेकर के जाने को करना है, वो चीज आपको टॉस के बाद मैं पिच रिपोर्ट देखने के बाद टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर क्लियर कर दूंगा फाइनल टीम दे करके। और बाकी रिपोर्ट तो पिच की दूंगा ही, तो जाकर के टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करिए। नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट पर लिंक आपको मैंने दे दिया है। और वीडियो शुरू से तक अगर आपने पूरा देख लिया तो क्लैरिटी वैसे भी आपको मिल जानी है। ये वीडियो फिलहाल यहाँ पर करने के खत्म, चलते हैं, नमस्कार।